Hello friends, welcome to UPSC Decoded and welcome back to the Hindu editorial analysis in just 15 minutes जहां पे कुछ ही मिनटों में हम करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक एग्जाम रेलेवेंट डिस्कशन एंड ये भी देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वेदर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री और मेंस। तो देखते हैं दोस्तों आज कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। बट इफ यू आर ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इस तरीके का इनिशिएटिव आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। नोबडी इज गोइंग टू डू द एडिटोरियल इन 15-20 मिनट्स, एवरीबडी टेक्स लाइक एन आवर और सो and that too mostly that is irrelevant or that is marketing of their own brand. So let's discuss what are the important things that we are going to discuss. तो दोस्तों आज आपको पता है कि बहुत स्पेशल डे है and what is that special day? That is the World Environment Day. That is 5th of June. It is there today and as such we are going to discuss some important articles related to biodiversity, related to environment, and this theme is also very important for your GS1 में climate changes से related topic है. Then we have GS3. In GS3 there is topic on environment, natural disasters. So all these are interrelated themes. So we are going to discuss these articles one by one. So 3 articles we are going to do today. 3 articles करेंगे and somehow they are related to each other. So let's talk about the first article which we have over here, saving biodiversity, securing Earth's future. एक चीज और दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये डिस्कशन देख रहे हैं प्लीज मेक श्योर यू हैव अ कॉपी बाय योर साइड। आप पॉज कर दीजिए वीडियो अभी के अभी इफ यू डोंट हैव द कॉपी राइट नाउ, बट प्लीज मेक श्योर कि आप नोटबुक रखें साथ में। और मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं आपको हाईलाइट करूंगा एंड प्लीज मेक श्योर यू टेक इट डाउन बिकॉज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, व्हेन यू टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्कीम्स। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस फर्स्ट आर्टिकल दोस्तों, सेविंग बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिंग अर्थ्स फ्यूचर. So it is saying that if we save biodiversity, we secure Earth's future and thereby the future of humanity. The National Biodiversity Mission can mend the dysfunctional relationship between humanity and nature. So what it is saying is that a scheme which has been launched by the government, by the way, National Biodiversity Mission, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, it can help in mending the dysfunctional relationship between humanity and nature. Now you know the relationship between humanity and nature. पहले कैसा रिलेशनशिप हुआ करता था, सस्टेनेबल वन, बट ओवर द लास्ट 100-200 years ever since the industrial revolution took place and more importantly in fact it happened very recently, in fact last 50 years में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं मैन नेचर रिलेशनशिप में एंड इट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग वेरी डिसहार्मोनियस, इट इज बिकमिंग वेरी डिसफंक्शनल। मतलब जो अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है, जो अनसस्टेनेबल प्रेशर है, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज विच इज लीडिंग टू थिंग्स लाइक क्लाइमेट चेंज, विच इज लीडिंग टू थिंग्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड विच इज लीडिंग टू थिंग्स लाइक द पैंडेमिक दैट वी हैव हैड, चाहे H1N1 फ्लू हो, चाहे निपा वायरस हो, चाहे कोरोना वायरस हो। तो ये कहाँ से आ रहा है? दैट इज a manifestation of the dysfunctional relationship we have between humanity and nature. So that is the first aspect. What is the second aspect? Second aspect is the impact on the livelihoods of the people. For example, अफ्रीका में आपको पता होगा किस तरीके से वहां पे बारिश कम हो रही है, ज्यादा ड्राउट्स हो रहे हैं, वाटर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. So that is another aspect. Third aspect is the cyclones and all, maybe more intensity, heat waves, maybe more let's say extremes of climate. तो ये सारी चीजें बेसिकली दिखाती हैं किस तरीके से इंसान और एनवायरमेंट का जो रिलेशनशिप है दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिसहार्मोनियस, डिसफंक्शनल. तो आप कुछ फैक्ट्स नोट डाउन कर सकते हैं. आई हैव हाईलाइटेड देम सो यू कैन सी. ग्लोबली वी हैव लॉस्ट 7% intact forests since 2000 and recent assessment indicate that over 1 million species might be lost forever during the next several decades. Over 1 million species. So this is something you can note down. Then you can note down this data regarding the biodiversity in India. किस तरीके की हमारी massive biodiversity है. 8% of global biodiversity और land area कितना है? Just 2.3%. Plus, we also have 4 sections of the 36 global biodiversity hotspot. आपको global biodiversity hotspot का concept पता होना चाहिए.
कि वो कब कॉन्सेप्ट आया, कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं. दिस इज योर होमवर्क. यू लेट मी नो व्हाट आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. तो इस चीज़ को मेंट करने के लिए सरकार ने 2018 में एक मिशन लॉन्च किया है, विच इज नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन well-being. This is a full form and this becomes important from the perspective of prelims because prelims में पूछा जा सकता है some details about this particular mission and you can also mention this, let's say in your GS1 and GS3. तो यहाँ पे भी आप खुद से मेंशन कर सकते हो मेंस में that if there is any question or let's say on climate change, let's say on sustainable development, then you can mention this particular scheme. तो ये जो स्कीम है वो किसका इनिशिएटिव है? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTIAC इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. सो इनका इनिशिएटिव है एंड द मिशन इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी. टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द कंट्री, ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो. दैट इज वी नीड टू इंश्योर दैट सारे के सारे जो फील्ड्स हैं, for example agriculture hai, it has to be more sustainable agriculture. If it is related to let's say land use, so it has to be more sustainable land use. Urbanization, तो ये जो अलग अलग facets हैं इनको साथ में लेकर चलेंगे तब जाके हमारा overall it would be leading to more sort of sustainable development and it would be leading to a sort of harmony between the डिसफंक्शनल रिलेशनशिप दैट वी हैव बिटवीन मैन एंड नेचर. तो जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप की बात की है वो ज़्यादा सस्टेनेबल बन जाएगा. तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, इन्होंने एक वन हेल्थ प्रोग्राम की भी बात की है इस मिशन में. यू शुड नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, स्पेशली पीटी. पूछा जा सकता है दैट वन हेल्थ प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर मिशन. तो आपको पता होना चाहिए दिस इज अंडर दिस मिशन. अब वन हेल्थ प्रोग्राम क्या है? इट इज नथिंग बट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो हेल्थ है दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू ह्यूमन वेलबींग एंड ह्यूमन हेल्थ कांट बी सीन एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी. बिकॉज लेट्स से बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स हैं जूनोटिक डिजीजेस ज़्यादा फैल रही हैं. And zoonotic disease, you know, corona, apparently it is being said that it happened because of bats. Then in some cases it is coming from rats and other pests and all. So that is why we need to have a one health program. That is, आप biodiversity को conserve कीजिए. बायोडाइवर्सिटी में लेट्स से सॉइल है, प्लांट है, एनिमल है, इन सब चीज़ों को आप कंजर्व कीजिए और तब आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. राइट. सो वन हेल्थ अप्रोच मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच. इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन हेल्थ. आप अपनी हेल्थ को कब तक बचाओगे, कैसे बचाओगे? यू नीड टू मेक श्योर दैट बायोडाइवर्सिटी इज इंटैक्ट. अगर अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, फ्रेश एयर है, जो एनिमल्स हैं वो अपने एरिया तक लिमिटेड हैं, दे आर हैप्पी इन देयर ओन डोमेन्स एंड वी आर नॉट इंट्रूडिंग अपॉन देयर स्पेस. तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. एंड देन इट इज ऑल्सो हाईलाइटेड द नीड फॉर अ कार्डर, कि एक सेपरेट कार्डर होना चाहिए. दिस इज समथिंग यू कैन राइट इन योर एग्जाम बाय द वे, दैट एज पर दिस नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन इट टॉक्स अबाउट द नीड फॉर अ सेपरेट कार्डर एंड वी शुड हैव दैट, जो स्पेशलाइज्ड लोग हों, जिनको स्पेशलाइजेशन हासिल है और जो उसी तरीके की अप्रोप्रिएट पॉलिसी चॉक आउट कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें ग्राउंड लेवल पे. सो जो कार्डर है, तो कार्डर में अलग अलग स्ट्रेटा होना चाहिए. इट शुड बी द प्लानर्स एंड इट शुड बी द इम्प्लीमेंटर्स और उस तरीके से हम कुछ चेंजेस देखेंगे ग्राउंड पे. सो वी आर स्टिल टू सी चेंजेस. You see, we can't really emphasize too much upon this particular mission because schemes or policies बहुत सारी सरकार ने बनाई हैं पास्ट में, but you know what has been the situation on the ground, किस तरीके से execute किया है. So it's a very promising initiative, but promises have to be fulfilled. So this is what I would say at the end of this discussion. Okay, so let's move to the next article दोस्तों, which is about this. Another one related to climate change, another one related to biodiversity, sustainable development. So the time to limit global warming is melting away. There are no second chances and nations must use COP26 to address the enormous threat of climate change. So again it is talking about biodiversity, global warming, climate change and the
dysfunctional relationship we have with nature. So what it is saying that COP26 जो होने वाला है by the way towards the end of this year, ग्लासगो में होगा, यूके में होगा, तो हम सबको मिलकर ये जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो थ्रेट है उसको टैकल करना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज राइटिंग अबाउट. हु इज द ऑथर? द ऑथर इज मिस्टर आलोक शर्मा. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ COP26 एंड आपको पता है COP26 यूके प्रिसाइड कर रहा है इस बार. तो जो आर्टिकल है इट इज गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा बाय द वे. सो डेटा को आप नोट डाउन कर लीजिए. सम ऑफ द डेटा you need to do more research upon. For example, it is talking about 450 gigawatt of renewable energy. पहले आपको पता होगा गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था दैट वाज 175 गीगावाट बाय 2022. नाउ इट हैज इंक्रीज्ड इट. नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ही सेड सम टाइम बैक दैट वी आर गोइंग टू मेक इट 450 gigawatt by 2030. So India is having this ambitious target with regard to renewable energy. And India has taken certain other steps. For example, International Solar Alliance Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, ISA का नाम आप सबने सुना होगा. आपको ये भी पता होगा इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है बाय द वे. बट CTRI के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता करनी चाहिए. यू शुड डू मोर होमवर्क ऑन इट. यू टेल मी वेयर आर द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2019 बाय द वे. एंड इट इज़ अ कोलिशन ऑफ ऑल दी डिफरेंट एंटिटीज. सो कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर. दी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लेट्स से ऑफ UN आर कमिंग टुगेदर. दी सिविल सोसाइटी इज कमिंग टुगेदर. रिसर्च बॉडी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, तो सब लोग साथ में कोलिशन बना रहे हैं फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज सम ऑफ द कंट्रीज लाइक इंडिया और फॉर दैट मैटर साउथ एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज, दे आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू डिजास्टर्स. और वो कैसे मिटिगेट होगा? साथ में नॉलेज शेयरिंग होगा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगा, ये सारी चीजें होंगी, तब जाके कुछ भला होगा ह्यूमैनिटी का, पर्टिकुलरली द डेवलपिंग कंट्रीज. सो इट इज सेइंग दैट we need to ensure that Paris Agreement's target needs to be fulfilled. क्या target है? To limit global temperature well below 2 degree, aiming for 1.5 degree centigrade. 1.5 डिग्री होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा. वैसे ओवरऑल जो टारगेट है इट इज़ लाइक बिलो 2 डिग्री, बट 1.5 डिग्री सेल्सियस इट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी देयर. बिकॉज पॉइंट में भी अगर चेंजेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू टेम्परेचर्स तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर सेइंग दैट वी नीड टू कीप इट लिमिटेड टू जस्ट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो ये कुछ डेटा इन्होंने दिया हुआ है, तो यू कैन नोट इट डाउन. And then it is also talking about the need for reaching net zero emissions by the middle of this century. In fact दोस्तों आपको पता होगा कि वेस्टर्न कंट्री जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो 2 कदम आगे चला गया है when it comes to mitigating the impact of climate change. For example, it is talking about net zero carbon emissions by 2050. ब्रिटेन ने रिजॉल्व ले लिया है that by 2050 they will have net zero carbon emissions. मतलब जितना अगर कार्बन आप एमिट कर रहे हो, ऑलरेडी जो कार्बन जो एमिट करोगे बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजीज. बट अगर आप एमिट कर भी रहे हो तो इस तरीके के जो टेक्नोलॉजीज हैं, इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, कम करते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज नेट जीरो एमिशंस. फॉर एग्जांपल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज. तो इस तरीके से जो इनिशिएटिव्स हैं दैट वुड इंश्योर दैट द कंट्रीज हैव नेट जीरो एमिशंस बाय 2050. न्यूजीलैंड ने रिजॉल्व ले लिया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं बाय द वे, राइट. तो उन्होंने भी ये रिजॉल्व ले लिया है दैट दे वुड हैव नेट जीरो एमिशन बाय 2050. एंड ही इज कॉलिंग अपॉन इंडिया टू जॉइन दिस कोलिशन ऑफ दोज कंट्रीज हु एम टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2050. देन इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फंडिंग प्रॉमिस. द थर्ड गोल, तो अब अलग इन्होंने गोल्स दिए हैं. सो गोल्स आर नॉट very special, so by and large we have discussed them. So what it is saying is a very important thing that $100 billion का जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहिए कंट्रीज को. दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर पेरिस अग्रीमेंट अपार्ट फ्रॉम दिस टारगेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस इज दैट फंडिंग का प्रॉमिस किया था डेवलप कंट्रीज ने बाय 2020 की हर साल वो $100 बिलियन रेज करेंगे. एंड द पीरियड वुड देन बी taken forward or
$100 बिलियन हर साल हम इकट्ठा करेंगे, पूलिंग करेंगे और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको मदद करेंगे, फाइनेंशियली मदद करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग दोज कंट्रीज ट्रांजिशन फ्रॉम कार्बन एमिटर्स टूवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमीज। तो वो प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस कहीं होता दिख नहीं रहा है, एंड दिस इज व्हाट ही इज कॉलिंग अपॉन। ही इज सेइंग दैट यूके इज पुशिंग रेस्ट ऑफ द कंट्रीज डेवलप्ड वर्ल्ड to pool in those resources. So whether UK is actually doing it or not, nobody knows, but nonetheless he has said this. तो ये जो $100 बिलियन का promise है, this is very very important thing and is a friction point between the developing countries and the developed countries when it comes to the fight against global warming and climate change. So this is what the article is all about. So let's move on to the next article, which is the last article. एक छोटा सा development है, by the way, not a very big one. It is about the latest SDG index that is released by the नीति आयोग. तो नीति आयोग ने 2020-2021 का SDG इंडिया इंडेक्स रिलीज किया है. फर्स्ट टाइम 2018 में किया था, विच इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 ऑफ देम. कौन से स्टेट कैसा कर रहे हैं, उनके बीच में एक स्पिरिट ऑफ कंपेटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करने के लिए, ताकि स्टेट्स compete करें. फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट लेट्स से malnutrition, इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए जो नीति आयोग ने इंडेक्स लेकर आए हैं. एंड द रिपोर्ट हैज़ बीन आउट बाय द वे. तो काफ़ी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी है वो चेंज कर ली है, बिकॉज इट इज प्रोजेक्टिंग एन ओवरऑल ब्राइटर पिक्चर एज कंपेयर टू 2019. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज 2020 में आपको पता है किस तरीके से कोविड का इम्पैक्ट हुआ होगा इनइक्वालिटी में, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2020 में इनइक्वालिटी कम हो गई है, राइट? So the poor people, the vulnerable people, obviously they would have been pushed into poverty, a lot of them. It is saying that inequality has decreased. So this is what is the objection of experts. Then it is talking about some developments, when positive developments on clean energy, urban development, health. So आप बताइए, हेल्थ में अच्छा हुआ है हेल्थ over 2019, or has it become worse? Overall, you see the picture. So this is what it is saying. But let's see picture in the country. तो एक चीज यहाँ पे आपको देखनी है दोस्तों. What you can do is you can mention this in your GS papers, that there is inequality when it comes to the regions. There is regional disparity. तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है रिपोर्ट के साथ, वो आपको मेंशन नहीं करना, बट आप ये मेंशन जरूर कर सकते हो कि SDG के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो फाइट है उसमें हर एक रीजन बेसिकली रेडी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दीज रेडिश ऑरेंजिश जो रीजन्स हैं, दीज आर नॉट रेडी, और काफ़ी इनका बुरा हाल है. स्पेशली बिहार, यू कैन सी असम एंड झारखंड, दे आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स. एंड ओवरऑल यू सी द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड. जो सदर्न पार्ट है एंड दीज हिमालयन स्टेट, पंजाब, हरियाणा, दे आर मच बेटर प्रिपेयर्ड. बट ये वाला जो बेल्ट है, यू कैन सी द ग्लेरिंग गैप. टॉप किसने किया है ये वाला चार्ट? केरला ने चार्ट टॉप किए हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश, एंड दीज आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स लाइक बिहार एंड झारखंड एंड असम, एंड ओवरऑल द नॉर्दर्न बेल्ट. सो हमको क्या करना चाहिए? SDG गोल्स को अचीव करने के लिए रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी होनी चाहिए, रीजन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं काम करेगी, एंड दिस इज व्हाट should you write in your answer when it comes to SDG goals by 2030. So that was all for the day दोस्तों. I will see you next time, that is tomorrow. Till then, take care. Have a good day ahead.